सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। खंड अ, पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। प्रश्न क्रमांक क, प्रथम विश्व युद्ध के दोनों पक्षों के दो प्रमुख देशों के नाम बताइए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे, तो दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। प्रश्न क्रमांक ख, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला क्यों किया और सर्बिया की मदद के लिए कौन आया? उत्तर, एक राष्ट्रवादी सर्बियाई युवक ने जून 1914 को सारजेवो नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस युद्ध में उतरा। प्रश्न क्रमांक ग, जर्मनी ने बेल्जियम पर क्यों हमला किया? उत्तर, जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम पर हमला कर दिया। प्रश्न क्रमांक घ, फ्रांस को जर्मनी से क्या शिकायत थी? उत्तर, जर्मनी ने एकीकरण कर लिया था और 1871 से अल्सास व लारेन फ्रांसीसी क्षेत्रों को लगातार अपने कब्जे में रखा हुआ था, जिसके कारण फ्रांस को जर्मनी से शिकायत थी। प्रश्न क्रमांक च, जर्मनी की नौसेना ताकत से ब्रिटेन को क्या खतरा था? उत्तर, जर्मनी की कोशिश थी कि अपनी नौसेना के बल पर वह ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे, ताकि उनका व्यापार बंद हो जाए और उन्हें कोई सहायता न मिले। प्रश्न क्रमांक 6, गुप्त संधि क्या है? उत्तर, दो या उनसे अधिक देश जब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बिना किसी को सूचित किए कोई संधि करते हैं, उसे गुप्त संधि कहते हैं। इस संधि में यह स्पष्ट रहता है कि यदि समझौता किए हुए देशों में किसी पर युद्ध का खतरा मंडराता है तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। प्रश्न क्रमांक ज, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ? उत्तर, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका उसमें शामिल नहीं था। वह यूरोप की राजनीति से दूर रहना चाहता था, परंतु जर्मनी चाहता था कि ब्रिटेन को कोई भी अमेरिकी सहायता न मिले, इसलिए वह ब्रिटेन जाने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। यहाँ तक कि जर्मनी की पनडुब्बियों ने पर्ल हार्बर की घटना को अंजाम देते हुए एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज को भी सभी यात्रियों सहित समुद्र में डुबो दिया। इसमें 128 अमेरिकी नागरिक भी थे। इससे क्रोधित होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रश्न क्रमांक 2, सैन्यवाद का लोगों के जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, सैन्यवाद भी अति राष्ट्रवादी भावनाओं का परिणाम है। हर देश इस समय सैनिक बल को बढ़ाने तथा अपनी सेना को अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करने में लगा हुआ था। देशों के बीच होड़ सी लग गई थी। सैन्यवादी भावना न केवल शस्त्र भंडार निर्मित करती है, वरन यह आम लोगों में एक सैनिक मनोदशा भी विकसित करती है। सैन्यवाद लोगों में एक खास तरह से अनुशासन की भावना विकसित करती है, जैसे शासन व अधिकारियों की किसी नीति पर जनता द्वारा प्रश्न न करना और उनकी सब बातों को स्वीकार कर लेना और जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करना। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, किंतु सैन्य शासकों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सैन्यवाद एक तरह से लोकतंत्र को कमजोर करके अधिनायकवाद को बढ़ावा देता है। इस प्रकार सैन्यवाद के दो विशेष पक्ष होते हैं। एक ओर सैनिक शक्ति और शस्त्रों के भंडार को बढ़ावा मिलता है, वहीं पर दूसरी ओर लोगों में राज्य की नीतियों को बिना सवाल किए स्वीकार करने के लिए तैयार करना। प्रश्न क्रमांक 3, औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध आप देखते हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर, 19वीं सदी में ऐसे राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे। सत्ता जिनमें अभी भी पुराने अभिजात्य वर्ग के हाथों में थी। उस समय इन देशों का औद्योगिकरण भी हो रहा था, जिसके कारण उनके बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा उभरने लगी थी। एक ओर नए उभर रहे देश अपने लिए जगह बनाना चाहते थे, इस कारण देशों के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। दूसरी ओर कई ऐसे राष्ट्र थे जो अब स्वतंत्र होना चाहते थे और वो पुराने साम्राज्यों का विघटन चाहते थे। इससे भी अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बिगड़ने लगा और परिणाम स्वरूप युद्ध होना तय है, यह मान करके विभिन्न देशों ने आपस में गुप्त संधियां कर रखी थी, जिसके चलते दो देशों के बीच झगड़ा देखते ही देखते विश्व युद्ध में बदल गया। यह सब इसलिए संभव हुआ
क्योंकि इन देशों में अति राष्ट्रवादी भावना और सैन्यवाद जड़ जमा चुका था। इसके चलते आम लोगों में भी युद्ध के प्रति एक उत्साह बन गया, लेकिन शीघ्र ही युद्ध के परिणाम आने से युद्ध के प्रति यह उत्साह शासकों के प्रति आक्रोश में बदलने लगा। प्रश्न क्रमांक 4, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? उत्तर, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए इस प्रकार उपाय किए जा सकते थे। पहला, उत्तम भोजन की व्यवस्था एवं प्रबंध। दूसरा, दवाइयाँ, चिकित्सालयों और अवकाश की सुविधाएं हो। तीसरा, बंदी व बंधक बनाए गए कैदियों के साथ पशुवत व्यवहार न किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कार्रवाई हो। प्रश्न क्रमांक 5, युद्ध का कारखानों के मालिकों व मजदूरों पर क्या असर पड़ा? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में कारखानों को युद्ध सामग्री के निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया, जिसके कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई। इन सब बातों के चलते खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी सामग्री की कीमतें दुगुनी और तिगुनी हो गई, मगर मजदूरों के वेतन में अपेक्षाकृत कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मजदूर यह देख रहे थे कि कारखानों के मालिक युद्ध की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमतों के चलते अधिक मुनाफा कमाकर मालामाल हो रहे थे, मगर कामगारों की मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे, जिस कारण सामान्य नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ा। साथ ही जब युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई और घर घर में वयस्कों की मौत की खबर आने लगी, तो लोगों का आक्रोश उन लोगों की तरफ बढ़ा जो युद्ध उन्माद पैदा करके पूरे विश्व को अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में झोंक रहे थे। युद्ध प्रारंभ होने के 3 साल बाद सन 1917 से लगभग हर देश में युद्ध के खिलाफ जनमत बनने लगा। जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि देशों में आम लोगों ने अपने ही सरकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। मजदूर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल करने लगे। हर देश में लोग यह विश्वास करने लगे कि उनके देश में लोकतंत्र न होने के कारण ही सरकारें इतनी आसानी से ऐसे घोर युद्ध में उतर गई। लोकतंत्र स्थापित होता तो सरकारों को लोगों की सुननी पड़ती और उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे युद्ध नहीं होते। प्रश्न क्रमांक 6, चित्र में जो महिलाएं दिख रही है, प्रथम विश्व युद्ध के दौर में उनके जीवन के बारे में लिखिए। उत्तर, विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव आए। ज़्यादातर नौजवान पुरुषों के सेना में भर्ती हो जाने के कारण अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आगे आना पड़ा। घर में कमाने वाले पुरुष के न होने से महिलाओं को घर संभालने के साथ ही साथ मजदूरी के लिए बाहर काम करना पड़ा। इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा। वे अपने आप को अत्यधिक सामाजिक और स्वतंत्र रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगे और अपने हितों तथा अधिकारों की रक्षा के लिए सचेत हो गए। युद्ध खत्म करने व शांति बहाल करने की मांग को लेकर महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित थी। जगह जगह महिलाओं के संगठन यह मांग करने लगे कि महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ब्रिटेन की संसद में सन 1918 में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को और संपत्तिवान महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने में हिस्सा लेने का अधिकार मिला। जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने भी सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। प्रश्न क्रमांक 7, युद्ध के अंत तक आते आते विभिन्न देशों में क्रांतियां क्यों हुई? उत्तर, युद्ध के अंत तक विभिन्न देशों में जनता द्वारा लोकतांत्रिक सरकार बनाने की मांग की जाने लगी, ताकि उन देशों में और वहां की जनता को नागरिक अधिकार अन्य शक्तिशाली देशों की तरह मिल सके। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद जैसे शब्दों से और उनकी नीतियों से जनता को घृणा होने लगी। सभी देश अपनी खुद की सरकार चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 8, रूसी शांति घोषणा और विल्सन के 14 सूत्री मांगों के बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या अंतर थी? उत्तर, रूसी शांति घोषणा और विल्सन के 14 बिंदुओं के बीच जो समानताएं थी वो इस प्रकार हैं। समानता 1, रूसी क्रांति और विल्सन के 14 सूत्री मांगों के बीच में गुप्त संधि की कटु आलोचना और इसे विश्व के लिए खतरा माना गया। समानता 2, बिना सहमति किसी देश का अतिक्रमण अनुचित माना गया। समानता 3, युद्ध का हर्जाना किसी देश पर थोपना इसे एक तरफा कार्रवाई माना गया, जिसका दोनों ने प्रस्ताव में स्वीकार किया।
समानता 4, युद्ध को विश्व के लिए खतरा माना गया। समानता 5, लोकतंत्र को समर्थन मिला। रूसी शांति घोषणा और विल्सन के 14 सूत्री मांगों के बीच में असमानताएं इस प्रकार है। असमानता 1, रूसी शांति घोषणा की लोकप्रियता सैनिकों व मजदूरों में अधिक हुई, जबकि राष्ट्र संघ के सिद्धांत का समर्थन अधिक व्यापक रूप से और लोकप्रिय हुआ। असमानता 2, रूस ने समझौता द्वारा युद्ध से मुख मोड़ लिया, जबकि 14 बिंदुओं में नए सिरे से उपनिवेशवाद के विभाजन की जो नीति बनाई गई, इससे पराजित राष्ट्रों की नीतियों में बदले की भावना का बीजारोपण हुआ। प्रश्न क्रमांक 9, वर्साय की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, वर्साय की संधि का जर्मनी पर प्रभाव, यह संधि आधुनिक विश्व की संधियों में सबसे चर्चित संधि रही है। राजनयिक और अर्थशास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। पहली बात तो यह है कि यह लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित न होकर विजयी राज्यों द्वारा हारे हुए राज्यों पर थोपी गई अपमानजनक संधि थी। जर्मनी को कभी भी चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया और उसकी आपत्तियों को दरकिनार करके उसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना पड़ा। जर्मनी के नए शासकों का कहना था कि युद्ध के लिए जर्मनी की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं है, यह पुराने सम्राट व अलोकतांत्रिक राज्य का काम था। अतः उसके किए का दंड नए लोकतांत्रिक राज्य को देना न्यायपूर्ण नहीं है। उल्टा इसका असर जर्मनी में लोकतंत्र को कमजोर कर देगा, क्योंकि जर्मनी के लोग ऐसी सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करे। इसके विपरीत विजयी देशों की सरकारों ने अपने देशों में जर्मनी के विरुद्ध जनमानस में युद्ध उन्माद पैदा किया था और उसके बाद में इसी कथन पर चुनकर आए थे कि वे जर्मनी को नींबू की तरह निचोड़ कर छोड़ेंगे ताकि वह कभी भी सिर उठा नहीं सके। इस कारण वे जर्मनी के साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं कर सके। उनका मानना था कि जर्मनी ने सेना वापसी के दौरान जानबूझकर अपने कब्जे के इलाकों को तबाह किया था। उसने खुद रूस की क्रांतिकारी सरकार से जब समझौता किया तब उसने रूस पर अत्यधिक कठोर शर्त लगाकर उसके बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। इस संधि के बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों के रहते हुए जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इससे फिर से एक अन्य युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। उनका यह भी मानना था कि एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी कठोर शर्तों को मानने पर मजबूर करना जर्मन लोगों के समक्ष उसे कमज़ोर करना है। इसका परिणाम यही होगा कि जर्मन लोग आगे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो यह दावा करे कि वे जर्मनी के अपमान का बदला लेंगे और वर्साय की संधि को ठुकरा देंगे। बच्चों, अब हम अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, पूर्ण युद्ध का क्या अर्थ है? उत्तर, यह पहला ऐसा युद्ध था जिसने किसी देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह के युद्ध को पूर्ण युद्ध या टोटल वार कहा जाने लगा। प्रश्न क्रमांक 2, प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग में लाई गई नई तकनीकें क्या है? लिखिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिसमें पहला मशीन गन। मशीन गन यह एक ऐसी गन थी जिसमें से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दागी जा सकती थी। दूसरा, तोप। इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का प्रयोग किया गया। सबसे भारी तोप 1 मिनट में 50 से 60 गोले दाग सकती थी। तीसरा, टैंक। इस युद्ध में टैंक का आविष्कार हुआ, जिसे उबड़ खाबड़ खाइयों पर भी चलने लायक बनाया गया। चौथा, पनडुब्बी। जर्मनी ने पानी के अंदर चलने वाली यू बोट पनडुब्बी का निर्माण किया, जिसे विश्व युद्ध में काफ़ी प्रयोग किया गया। पांचवा, विषैली गैसें। इस युद्ध में विषैली गैसों का बहुत प्रयोग किया गया, जिसके प्रभाव से बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग अंधे हो गए। छठवां, विमान। इस युद्ध में विमानों को दूसरे देशों पर बम गिराने के लिए प्रयोग किया गया। प्रश्न क्रमांक 3, प्रथम विमान कब और किसने बनाया? उत्तर, दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं ने प्रथम विमान बनाया। प्रश्न क्रमांक 4, शांति के लिए 14 बिंदुओं की घोषणा किसने की? उत्तर, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने शांति के लिए 14 बिंदुओं की घोषणा की। इस घोषणा को 14 सूत्री कार्यक्रम कहा गया। प्रश्न क्रमांक 5, जनमत को प्रभावित करने में
महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? उत्तर, समाचार पत्रों का जनमत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। प्रश्न क्रमांक 7, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? उत्तर, राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को जिनेवा में हुई। प्रश्न क्रमांक 8, जर्मनी की महत्वाकांक्षा प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी, क्यों? उत्तर, जर्मनी के एकीकरण ने जर्मनी के विकास और शक्ति को बढ़ाने में मदद किया। इसी शक्ति के बल पर जर्मनी ने आर्थिक, सैन्य और उपनिवेश के निर्माण का भरपूर अवसर दिया, जिससे ब्रिटेन, फ्रांस की प्रगति पिछड़ने लगी। जर्मनी की उपनिवेशों के प्रति उच्च महत्वाकांक्षा और साम्राज्य के विस्तारवादी नीति ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। प्रश्न क्रमांक 9, विषैली गैस के क्या दुष्प्रभाव हुए, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जर्मनी जिसके औद्योगिकरण में रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था, जर्मनी ने युद्ध में विषैली गैसों का प्रयोग किया, जिनके प्रभाव से लोगों की मौत हुई, कई लोग अंधे हो गए। इसके चलते विरोधी देशों ने वहां के सैनिकों को गैस नकाब पहनकर युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए युद्ध के कुछ समय बाद ही सारे देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध में नहीं किया जाएगा। इसे जेनेवा कन्वेंशन भी कहते हैं, जिसमें युद्ध लड़ने के नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम स्वीकृत किए गए। प्रश्न क्रमांक 10, युद्ध लोगों के जीवन को किस तरह अस्त व्यस्त कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर, युद्ध लोगों के जीवन को इस प्रकार अस्त व्यस्त कर सकता है। पहला, राजनीतिक अशांति, दूसरा, विकास में बाधा, तीसरा, मूल्य वृद्धि, चौथा, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, पांचवा, सामाजिक और नैतिक पतन। प्रश्न क्रमांक 11, डार्विन के सिद्धांत का राजनयिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं? उत्तर, डार्विन का सिद्धांत यह था कि विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। इस संघर्ष में वही बचेगा जो योग्य है। राजनयिकों ने इसे अपने राज्य विस्तार के लिए इस सिद्धांत का दुरुपयोग किया। संघर्ष प्रकृति का नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। इस भावना से दूसरे देशों पर आधिपत्य करने की सोचने लगे। यह सोच गलत है कि दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं। उन्नति के लिए दूसरे देशों की सहायता, मार्गदर्शन, सफलता के आधार आवश्यक है। भारत जैसे देश ने कभी किसी पर आधिपत्य नहीं जमाया, फिर भी उसकी उन्नति हुई। उन्नति के लिए परिश्रम, सहयोग, सोच महत्वपूर्ण है, न कि आधिपत्य करना। प्रश्न क्रमांक 12, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? उसके किन्हीं 3 सिद्धांतों को लिखिए। उत्तर, राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में हुई। राष्ट्रसंघ के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे। पहला, विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त हो। दूसरा, मानव कल्याण हो। तीसरा, वार्ता करके विश्व का युद्ध से बचाव हो। चौथा, विश्व में निःशस्त्रीकरण हो। प्रश्न क्रमांक 13, जब महिलाएं कारखानों व दफ्तरों में काम करने लगी तो परिवार और राजनीति में उनकी भूमिका में क्या क्या बदलाव आए होंगे, लिखिए। अथवा विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव लिखिए। उत्तर, महिलाएं कारखानों व दफ्तरों में काम करने लगी तो वे अपने आप को सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी। पुरुषों के अभाव में पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उन्हें स्वतंत्र विचार करने की प्रेरणा प्रदान की। महिलाओं की बदलती हुई भूमिका को देखकर उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उन्हें वोट डालने का अधिकार भी मिलना चाहिए। इस प्रकार परिवार व राजनीति में उनकी भूमिका में परिवर्तन हो गया। अपने अधिकारों व हितों की रक्षा को लेकर वो सचेत हो गई। प्रश्न क्रमांक 14, वर्साई की संधि से जर्मनी को क्या हानि उठानी पड़ी? उत्तर, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई, जिसमें जर्मन की गणतांत्रिक सरकार को युद्ध की धमकी देकर इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इस संधि से, जिसके अंतर्गत पहला, जर्मनी के सार नामक कोयला क्षेत्र 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। दूसरा, जर्मनी के कुछ क्षेत्र डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया को दे दिए गए। तीसरा, राइन नदी घाटी, इसके अंतर्गत का क्षेत्र जर्मनी सेना को हटाना पड़ा। चौथा, निःशस्त्रीकरण के अंतर्गत जर्मनी की सेना घटाकर मात्र 1 लाख कर दी गई।
और उसके वायुसेना तथा पनडुब्बी रखने के अधिकार छीन लिए गए। 5वां, मित्र राष्ट्रों ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 6 अरब 50 करोड़ पाउंड का हर्जाना जर्मनी पर थोप दिया। प्रश्न क्रमांक 15, विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, साम्राज्यवादी शक्तियों में संघर्ष। यूरोपीय राष्ट्र इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया आदि साम्राज्यवादी देश अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। उपनिवेशों की छीना झपटी में संघर्ष होना निश्चित था। दूसरा, उग्र राष्ट्रीयता की भावना। सन 1870 से 1918 के मध्य यूरोप के राष्ट्र उग्र राष्ट्रीयता की भावना से ग्रसित थे। अपने राष्ट्र के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। इस प्रकार की उग्र राष्ट्रीयता इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, फ्रांस, हॉलैंड आदि देशों में विकसित हुई। तीसरा, सैनिक गुटबंदी। 20वीं सदी के प्रथम दशक तक विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने स्वयं को 2 विरोधी गुटों में विभाजित कर लिया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली ने अपना गुट बनाया, तो दूसरी ओर फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी अपना त्रिगुट बनाया। चौथा, तात्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था सर्बिया ने जून सन 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसका बदला लेने ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी आगे आया। देखते ही देखते प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। 5वां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अभाव। विश्व में युद्ध को रोकने एवं शांति स्थापित करने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था, जो विश्व युद्ध के खतरे को रोक सके। प्रश्न क्रमांक 16, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा? लिखिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था सर्बिया ने जून सन 1914 में ऑस्ट्रिया के युवराज और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसका बदला लेने ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी आ गया है। देखते ही देखते यहीं से विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस विश्व युद्ध के कई दुष्प्रभाव सामने आए, जिसमें पहला, लोग बेघर हो गए, घर खेत सब ध्वस्त हो गए। दूसरा, विरोधियों को लूटपाट का सामना करना पड़ा। तीसरा, कारखानों में युद्ध सामग्री बनने लगी, रोज की ज़रूरतों की चीज़ों के मूल्य में वृद्धि हो गई। चौथा, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग सैनिकों के लिए किया जाने लगा, जन सामान्य अभावग्रस्त हो गया। 5वां, भारत जैसे देशों में कर वृद्धि के कारण जनमानस त्रस्त हो गया। 6वां, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक लोग जर्मनी के मारे गए थे। प्रश्न क्रमांक 17, औद्योगिकरण के लिए दूसरे देशों से टक्कर लेना आवश्यक है, अपना तर्क दीजिए। उत्तर, हर नया देश औद्योगिकरण चाहता है, उसे औद्योगिकरण के लिए दूसरे देशों से टक्कर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए वह तरीके अपना सकता है, जो इस प्रकार है। जिन देशों में औद्योगिकरण पहले हो चुका है, उनसे सहायता और मार्गदर्शन लिया जा सकता है। उन्होंने किस प्रकार औद्योगिकरण केंद्रित किया, इसकी जानकारी लेकर स्वयं के हित में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों से समझौता किया जा सकता है, उनसे व्यापार के क्षेत्र बांटे जा सकते हैं। विकसित देशों की आवश्यकता एवं पूर्ति के स्वरूपों पर चर्चा करके औद्योगिक नीति बनाई जा सकती है। तीसरा, दो देशों के बीच वस्तु विभिन्नता के आधार पर व्यापारिक आवश्यकताएं ज्ञात की जा सकती है, अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात करने की व्यवस्था की जा सकती है। चौथा, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल व बाजार पर चर्चा करके औद्योगिकरण संभव है। प्रश्न क्रमांक 18, औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या संबंध था? लिखिए। उत्तर, औद्योगिकरण ने विश्व युद्ध की अवधारणा को इस प्रकार प्रबल किया। पहला, औद्योगिकरण से उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए अविकसित देशों में उपनिवेश स्थापित किए गए। दूसरा, तैयार माल बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता हुई, उसके लिए उपनिवेशों में माल बेचा जाने लगा, प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ने लगी। तीसरा, अतिराष्ट्रवादी भावना और सैन्यवाद ने युद्ध के प्रति उत्साह बढ़ाया। चौथा, औद्योगिकरण ने नवसैनिक शक्ति और पुराने साम्राज्य विघटन पर बल दिया। इन्हीं कारणों से विश्व युद्ध का जन्म हुआ। प्रश्न क्रमांक 19, वर्साई की संधि कब और किन राज्यों के बीच हुई?
इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, लिखिए। उत्तर, सन 1919 को जर्मनी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने वर्साई की संधि की। इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला, हर्जाने के रूप में जर्मनी को 66 लाख पाउंड राशि देने का दायित्व सौंपा गया। दूसरा, जर्मनी ने जिन देशों में भूमि का अधिकार किया था वे उन्हें लौटाई जाएगी। तीसरा, फ्रांस का अल्सास और लारेन क्षेत्र जर्मनी फ्रांस को लौटाएगा। चौथा, जर्मनी का पूर्वी हिस्सा पोलैंड को लौटाया गया। पांचवा, पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि से 65,000 वर्ग किलोमीटर भूमि विभिन्न देशों को लौटाई जाएगी। प्रश्न क्रमांक 20, त्रिराष्ट्र संधि और त्रिराष्ट्रीय समझौते का उल्लेख करते हुए इनके उद्देश्य बताइए। उत्तर, त्रिराष्ट्र संधि ट्रिपल अलायंस देश जो युद्ध में विश्वास करते थे, जिसके अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई। इसके अनुसार इनमें से किसी भी देश पर फ्रांस या रूस आक्रमण करे तो शेष देश युद्ध में उसकी सहायता करेंगे। दूसरा, त्रिराष्ट्रीय समझौता, इसके अंतर्गत ट्रिपल एंता वाले देश जो शांति वाले देश थे, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता किया। इस त्रिराष्ट्रीय समझौता के अंतर्गत इनमें से किसी एक पर भी कोई अन्य देश आक्रमण करे तो वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रकार सारे देश जटिल संधियों का जाल अपनी सुरक्षा के लिए बनाकर बैठे थे। इसे यूरोप 2 गुटों में बटा हुआ था। इन संधियों समझौतों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, इन दोनों गुटों में शामिल देशों का प्रमुख उद्देश्य अपने अधीन उपनिवेशों का विस्तार करना था। दूसरा, इन गुटों का उद्देश्य अन्य देशों के प्रति घृणा फैलाना, अपने देश को दूसरे से श्रेष्ठ बतलाना तथा युद्ध को गौरवपूर्ण सिद्ध करना। तीसरा, इन गुटों का अन्य प्रमुख उद्देश्य अपनी फौजी ताकत बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 21, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध कहा जाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर, सन 1914 ईस्वी में जो युद्ध प्रारंभ हुआ वह संसार में प्रथम विश्व युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के बीच हुआ। इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहे जाने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, यह युद्ध बड़े पैमाने पर हुआ जिसमें संसार के लगभग सभी शक्तिशाली देशों ने भाग लिया। दूसरा, इस युद्ध में ऐसे भयंकर हथियारों का प्रयोग हुआ जिनका पहले कभी भी प्रयोग नहीं हुआ था। टैंकों और हवाई जहाज़ों का प्रयोग सबसे पहली बार इसी युद्ध में किया गया। तीसरा, इस युद्ध में केवल विभिन्न देशों की सेनाएं ही सम्मिलित नहीं हुई बल्कि जन सामान्य भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ। इस युद्ध से पहले के युद्धों में केवल सैनिक ही हताहत होते थे या मारे जाते थे, लेकिन इस युद्ध में गैर सैनिक लोग भी, साधारण व्यक्ति भी बड़ी मात्रा में मारेगा। चौथा, यह युद्ध भूमि, वायु, समुद्र के ऊपर और समुद्र के नीचे अर्थात सभी स्थानों पर लड़ा गया। सन 1914 से 1918 का युद्ध एक प्रकार से सर्वांगिक युद्ध था जिसमें विभिन्न राज्यों के लगभग सभी साधनों को जुटाया गया। पांचवा, इस युद्ध में जितनी हानि हुई उतनी पहले किसी युद्ध में नहीं हुई थी। न केवल लाखों मनुष्य युद्ध में मारे गए बल्कि हजारों नगर एवं गांव मिट्टी में मिल गए। संक्षेप में इसके अभूतपूर्व फैलाव और इसकी सर्वांगिक प्रकृति के कारण इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे, लिखिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के कारण इस प्रकार हैं। पहला, जर्मनी की संक्षिप्त तथा द्रुत युद्ध नीति। दूसरा, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की ओर से एक साथ सम्मिलित होकर युद्ध लड़ना। तीसरा, मित्र राष्ट्रों की तुलना में जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति कमजोर थी, वह समुद्र पर इंग्लैंड का पूर्ण नियंत्रण था। चौथा, जर्मनी के पास उपनिवेशों का अभाव था, फिर युद्ध के चलते उसे सामुद्रिक उपनिवेशों पर इंग्लैंड व अन्य राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था। पांचवा, जर्मनी के मित्रों ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की का पिछड़ापन होना। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।